प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आप देख रहे हैं, मैं हूं विकास शर्मा। आज हम बात करेंगे कि होम लोन सिक्योरिटी के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान बेहतर होते हैं या फिर प्रोटेक्शन प्लान। साथ ही हम बात करेंगे हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए जरूरी रिफ्यूज एरिया की। शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की। होम लोन लेते समय लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि होम लोन के इंश्योरेंस के लिए प्रोटेक्शन प्लान लें या फिर टर्म इंश्योरेंस। लोन कवर के साथ सुरक्षा और दूसरी कई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टर्म इंश्योरेंस प्लान प्रोटेक्शन प्लान की तुलना में कहीं बेहतर साबित होते हैं। हम आपको बताते हैं टर्म इंश्योरेंस से जुड़ी एक दिलचस्प और एक ऐसी स्टोरी जिसके बारे में शायद आप जानते हो और इससे आपको हद तक लाभ मिलेगा। घर के सपने को सच करने का एक अहम पड़ाव है होम लोन की बैंक या वित्तीय संस्थाओं से मंजूरी। लेकिन होम लोन की राशि भारी भरकम होने की वजह से इसकी अदायगी से जुड़े जोखिम भी बड़े होते हैं। लोन की लंबी समयावधि और जीवन की अनिश्चितता को देखते हुए लोन की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए HLPP या होम लोन प्रोटेक्शन प्लान या फिर टर्म इंश्योरेंस जैसे प्लान लोन देने वाली कंपनियां उपलब्ध कराती हैं। इस कारण कर्ज लेने वाले अक्सर इस दुविधा में फंस जाते हैं कि कौन सा प्लान उनके लिए बेहतर है, HLPP या फिर टर्म इंश्योरेंस। कुछ कंपनियां कर्ज लेने वालों पर HLPP लेने के लिए जोर डालती हैं, लेकिन कर्ज लेते हुए HLPP का कवर लेना अनिवार्य नहीं है। ये पूरी तरह कर्ज लेने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो HLPP कवर लेता है या फिर टर्म इंश्योरेंस। इसके लिए कर्ज देने वाली कंपनी किसी तरह के दबाव नहीं बना सकती। होम लोन प्रोटेक्शन प्लान ये सिंगल प्रीमियम डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है, जिसमें लोन की बकाया राशि पर कर्जदार को कवर मिलता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान ये प्लान पूरी तरह से जीवन बीमा योजनाएं होती हैं। इस तरह के प्लान में वाजिब दाम में सिर्फ प्लान लेने वाले को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को जीवन की अनिश्चितताओं से सुरक्षा मिलती है। टर्म इंश्योरेंस की मुख्य बातें। इस प्लान में पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर एक मुश्त बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक मुश्त बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। अगर आपने टर्म इंश्योरेंस के साथ एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लिया है तो दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक मुश्त राशि के साथ एक्सीडेंटल बेनिफिट भी मिलता है। सम एश्योर्ड का एक हिस्सा बीमाधारी की मृत्यु होने पर शेष 15 वर्षों तक मासिक आय के रूप में नॉमिनी को दिए जाने का विकल्प मिलता है। अगर आय के विकल्प का राइडर चुनते हैं तो बीमा धारक की मृत्यु पर सम एश्योर्ड के साथ अगले 10 वर्षों तक कंपनी की ओर से मासिक आय देय होती है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। तो बेहतर क्या आपके लिए इस रिपोर्ट में आपने देखा है और भी आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट रितु सिंह जी बनी हुई है, लगातार उनसे बातचीत करें। बहुत बहुत स्वागत है रितु जी। दरअसल लोगों के मन में ये सवाल उठता है जब वो होम लोन लेते हैं और उसके बाद किस तरीके का टर्म इंश्योरेंस प्लान है, प्रोटेक्शन प्लान है, उनको समझ में नहीं आता है। तो उनके लिए बेहतर क्या है और ये है क्या टर्म इंश्योरेंस प्लान? टर्म इंश्योरेंस जब भी हम होम लोन लेने जाते हैं तो हमेशा जो है एक बात हमारे मन में एक डर सताता रहता है कि मान लीजिए जो मेन बोरोवर है जिसने कि लोन लिया है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो अगर होम लोन की जो राशि बची रहेगी वो एक तरह से उसके परिवार के ऊपर एक बर्डन की तरह हो जाएगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी जो उसकी फैमिली कैसे पूरा करेगी। तो इस चीज से बचने के लिए जो है दो तरह के इंश्योरेंस जो है वो होम लोन पे मिलते हैं। एक होता है टर्म इंश्योरेंस और एक होता है होम लोन प्रोटेक्शन प्लान। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, होम लोन प्रोटेक्शन प्लान जो है वो आपकी सपोज आपने 50 लाख का लोन लिया है, 50 लाख के लोन पे आपको 5 साल या 10 साल के एक पीरियड के लिए आप होम प्रोटेक्शन प्लान लेंगे तो उसकी एक प्रीमियम बनेगी। सपोज वो प्रीमियम आपकी 25,000 है, तो अब वो प्रीमियम जो है 25,000 का प्रीमियम जो आप इस प्रोटेक्शन प्लान के लिए पे करेंगे वो आपके होम लोन के अमाउंट के साथ जुड़ जाएगी। यानी कि अब आपका होम लोन हो जाएगा 50,25,000 का।
तो आपकी जो ईएमआई, मंथली ईएमआई उस होम लोन की कैलकुलेट होगी वो 50 लाख पे नहीं होगी, 50,25,000 पे कैलकुलेट होगी। तो इसीलिए इसको सिंगल प्रीमियम प्लान भी कहा जाता है, प्रोटेक्शन प्लान को। लेकिन जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है उसमें जो है वो आपके एक जीवन बीमा की तरह एक प्लान होता है, जिसमें कि आपको एक एनुअल प्रीमियम जो है कैलकुलेट किया जाता है। हो सकता है कि वो आपके 50 लाख के लोन में एक एनुअल प्रीमियम 12,000 का आपका आए, तो वो आपको जो है एनुअली जो है वो 12,000 का प्रीमियम देना होता है। वो आपके पूरे उस 50 लाख के लोन पे वो प्रीमियम होता है। तो ये सिंगल प्रीमियम नहीं होता, ये एनुअल प्रीमियम होता है टर्म इंश्योरेंस। लेकिन जो प्रोटेक्शन प्लान होता है वो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी या प्लान उसको कहा जाता है। जी ऋतु जी, लेकिन इसमें बर्डन कितना होता है, एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ता है? क्योंकि लोगों के मन में ये भी सवाल है कि चलिए हमने टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया, लेकिन इसमें हमें बर्डन तो नहीं आएगा? टर्म इंश्योरेंस और प्रोटेक्शन प्लान जो है उन दोनों में काफी डिफरेंस है। प्रोटेक्शन प्लान में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपकी अगर 50 लाख का आपने लोन लिया है तो कायदे से आपको ईएमआई 50 लाख पे बननी चाहिए। लेकिन अगर आपने प्रोटेक्शन प्लान अपने होम लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए ले लिया तो आपके जो वो प्रीमियम प्रोटेक्शन प्लान की होगी उसको होम लोन में जोड़ दिया जाता है। तो यानी कि आप एक तरह से अपना एक्स्ट्रा प्रीमियम हर महीने आप पे कर रहे हैं। जो आपको 50 लाख पे देना चाहिए था वो आप 50,25,000 पे दे रहे हैं। दूसरा, प्रोटेक्शन प्लान की ये प्रॉब्लम है कि इसमें जो है आप इसको, अगर आप लोन किसी दूसरे लेंडर को पास करना चाहते हैं तो फिर ये प्रीमियम जो भी आप तब तक भर चुके हैं वो नल एंड वॉइड हो जाती है, आपको वो प्रीमियम रिफंड नहीं होता है। तीसरी चीज इसके अंदर ये है कि अगर आपने क्लोज करा दिया अपना लोन, आप जो है ने 20 साल के लिए लिया लेकिन आपने 10 साल में ही उस लोन को क्लोज कर दिया, तो 10 साल तक आपने जो प्रोटेक्शन प्लान का प्रीमियम दे रखा है वो रिफंड नहीं होगा, वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। टर्म इंश्योरेंस प्लान का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपने अगर 50 लाख पे टर्म इंश्योरेंस प्लान की प्रीमियम जो प्लान ले रखा है तो उसमें अगर मान लीजिए आपका 20 साल की पीरियड में आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो है जितना भी 60 लाख का जो आपका लोन है वो 60 लाख आपको पूरा जो है आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा, भले ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन में सिर्फ जो है 30 लाख का ही बचा हो, तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट की तरह आपकी फैमिली को मिल जाएगा। अगर हम ये प्रोटेक्शन प्लान की बात करें ऋतु जी, तो मान लीजिए 5 या 10 साल का मिल लिया है और उसके बाद इन 5 से 10 साल के बीच में हमें ईएमआई भी पे करनी पड़ेगी, जो हमारी ईएमआई होंगी, लेकिन 5 साल या 10 साल के बाद क्या? देखिए, जो जब तक आपने लिया है, सपोज ये रिफंडेबल होगा? नहीं, ये रिफंडेबल नहीं होगा। अगर आपको ये देखिए, प्रोटेक्शन प्लान या किसी भी तरह का इंश्योरेंस जो है, या हम मेडिक्लेम लेते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, वो हम इसलिए लेते हैं कि कल को अगर हमारे साथ कोई आपदा हो जाए तो हमारी फैमिली जो पीछे रह गई है उसको, उनके ऊपर कोई बर्डन ना हो। अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक चलता रहा और आपने पूरा टेन्योर अपने होम लोन का पूरा कर लिया, आपने टाइम से प्रीमियम दिया, तो मतलब जो इंश्योरेंस आपने करा रखा है वो एक तरह से वेस्ट हो जाता है, उसकी प्रीमियम वेस्ट हो जाती है क्योंकि आपको जरूरत पड़ी नहीं उसकी। लेकिन किसी भी इंश्योरेंस में कभी भी प्रीमियम रिफंडेबल नहीं होता है। इसी तरह से प्रोटेक्शन प्लान में भी, चाहे आप 5 साल के लिए लीजिए चाहे 10 साल के लिए लीजिए, अगर आपको जरूरत नहीं पड़ी तो वो प्रीमियम जो है वो रिफंड नहीं होगा। जी, यानी कि आप सलाह क्या देंगे, क्योंकि बर्डन तो दोनों तरीके से आएगा इंश्योरेंस प्लान के तहत, तो फिर लोग क्या करें, बायर क्या करें, कौन सा बेहतर है? टर्म इंश्योरेंस अगर बेहतर है तो अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं आती है? और कैसे प्रोसेस क्या होता है कि ये पूरा अमाउंट फिर कैसे डिपॉजिट होता है? देखिए, अगर किसी को अगर इंश्योरेंस लेना है अपने होम लोन में तो टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है वो हर लिहाजे से बेहतर है होम प्रोटेक्शन प्लान से, क्योंकि प्रोटेक्शन प्लान में आपको जो है एक्स्ट्रा बर्डन, क्योंकि वो प्रीमियम आपके लोन अमाउंट में ऐड हो जाएगा तो वो आपको एक एक्स्ट्रा बर्डन हर मंथ पड़ेगा। इसमें एक और चीज, ये प्रॉब्लम ये है प्रोटेक्शन प्लान में कि अगर आपकी नेचुरल डेथ होती है या आप सुसाइड का केस होता है तो उस केस में होम प्रोटेक्शन प्लान का इंश्योरेंस नहीं मिलता है, यानी कि वो प्रीमियम भी आपका वेस्ट हो जाएगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस एक लाइफ कवर की तरह होता है, आपकी किसी भी तरीके की डेथ होती है, एक्सीडेंट होता है, नॉर्मल डेथ होती है, कोई भी आपदा आपके संग होती है, तो वो आपको अमाउंट, जितने अमाउंट का आपने इंश्योरेंस करा रखा है वो पूरा अमाउंट आपकी फैमिली को मिल जाएगा। वो फैमिली उस अमाउंट से आपका बकाया जो लोन है वो पूरा करके बाकी जो बचा पैसा है वो भी फैमिली के पास रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस बैंक जो है वो सिर्फ उतना ही अमाउंट दे जितना लोन है, वो आपको पूरा अमाउंट देगी। 60 लाख का आपका लोन लिया, 60 लाख का आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, अगर आपकी बीच में डेथ हो गई तो 60 लाख ही आपको मिलेगा, भले ही प्रिंसिपल अमाउंट आपका 30 लाख का ही क्यों ना हो। तो ये आप इस तरीके से टर्म इंश्योरेंस जो है वो हर उससे प्रोटेक्शन प्लान से बेहतर है। प्रोटेक्शन प्लान का लिमिटेड पीरियड होता है, उसमें काफी सारे क्लॉजेज हैं,
उनमें क्लियरिटी लोगों को नहीं आती। और एक तरह से हमेशा ये बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि अपने फाइनेंस को हमेशा क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए। किसी भी तरीके का कंफ्यूजन अगर किसी भी प्लान में, किसी भी पॉलिसी में उसको लगता है कंज्यूमर को, तो उन्हें उस प्लान में नहीं जाना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान एक बायर के कंज्यूमर के लिए बहुत बेहतर है। जी ठीक है ऋतु जी, तो फिर जो अमाउंट हमें जो बायर को मिलेगा कोई भी कैजुअलिटी होने पर, नेचुरल डेथ होने पर, तो उसकी ईएमआई अलग अलग हमें देनी पड़ेगी या एक पूरा अमाउंट आएगा, फिर ये उनकी जिम्मेदारी है? अगर जो है जो प्रीमियम, आपका क्वेश्चन मतलब ये कि जो अमाउंट हमको एक उसके डेथ होने पे जो मिलेगा वो उनको एक बार ही मिल जाएगा जी, उसमें हम ईएमआई पे कर सकते हैं? हाँ, उसमें हम ईएमआई पे कर सकते हैं, या चाहे तो फोरक्लोज करा दीजिए, आप लोन भी ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्लान आप ले सकते हैं, बेहतर तरीका ये हो सकता है आपके लिए। ऋतु जी, एक और बड़ी दिक्कत आती है, लोग अब चूंकि होम लोन लेते हैं तो फिर इतना सोच नहीं पाते हैं, वो उसी की ईएमआई के बारे में सोचते हैं कि अब आगे कैसे कर पाएंगे, इतना बहुत सोच नहीं पाते हैं। तो फिर उनके लिए आप क्या कहेंगे या कोई ऐसा सुझाव देंगी कि कम से कम ये देखिए आपकी सिक्योरिटी है और इसमें आपको कोई बर्डन भी ज्यादा नहीं आने वाला है? बिल्कुल, देखिए होम लोन जब लेते हैं तो बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है। घर खरीदना ही एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, और अगर हमने उस पर होम लोन ले लिया तो वो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमने 20 साल के लिए लिया है, तो 20 साल के लिए हमारा बर्डन है, हम फ्रीली, माइंड फ्री नहीं होता है। तो इसीलिए इसके इन चीजों के लिए जो है बैंक्स ने ये इंश्योरेंस स्कीम निकाली है कि आप अपने बर्डन को इतना बर्डन मत लीजिए, और आप एक इंश्योरेंस उसका करा लीजिए कि कल को कुछ भी अगर आपके साथ होता है तो आपके लोन का जो बर्डन है वो एटलीस्ट आगे ट्रांसफर नहीं होगा, वो आप बैंक उसकी जो है टेक केयर करेगा। तो इसी वजह से अमूमन जो नॉर्मल इंश्योरेंस लोग लेते हैं उसमें तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, और फिर इतना परेशान बैंक की तरफ से भी किया जाए, इंश्योरेंस की कंपनी की तरफ से किया जाए, जो बैंक प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या ये इतनी सारी जटिलताएं तो नहीं होती हैं? कोई कैजुअलिटी हो जाए तो आराम से सारी चीजें हो सकती हैं, या उसमें भी कोई बैंक दिक्कत पैदा करते हैं? देखिए, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जब उसका हमेशा ये चीज देखा गया है कि जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो बैंक्स बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जिस समय आप रिफंड लेने जाइए तो बैंक या इंश्योरेंस कंपनी को दिक्कत होती है, वो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करती है। तो ये जब भी आप कोई पॉलिसी लेने जाइए तो पहले तो आप अपने पेपर्स पहले से पढ़ लीजिए, टर्म्स कंडीशन जरूर पढ़िए, बहुत से हिडन टर्म्स कंडीशन जो होती है उनको आप जरूर देख लीजिए कि अगर कल को मुझे ये प्रीमियम वापस लेना होगा या मुझे अमाउंट वापस लेना होगा तो उसमें मुझे क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप पहले से अपना ये रिसर्च करके रखेंगे और सावधानी बरतेंगे तो आगे जो है आपको जब जरूरत पड़ेगी उस पैसे की या उस फंड की तो आपको वो दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। चलिए, आप हमारे साथ लगातार बनी हुई, यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको रिफ्यूज एरिया के बारे में बताएंगे और क्यों रिफ्यूज एरिया कई जगह देखने को नहीं मिलता है, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। प्राइस बिल्डिंग्स में सिक्योरिटी के लिए रिफ्यूज एरिया बनाने का नियम है, लेकिन कई बार डेवलपर्स इस एरिया को भी बेच देते हैं और नियमों को अनदेखा करते हैं। हमारे अगले रिपोर्ट में देखिए क्या होता है रिफ्यूज एरिया और क्या है इससे जुड़े नियम। क्या होता है रिफ्यूज एरिया? किस काम आता है रिफ्यूज एरिया? कितना फायदेमंद होता है रिफ्यूज एरिया? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रिफ्यूज एरिया किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग में अलग से मार्क्ड होता है, जहां किसी भी तरह की इमरजेंसी में शरण ली जा सके। इमारतों में आगजनी होने की स्थिति में फायर फाइटर्स के लिए वहां पहुंचना आसान नहीं होता। ऐसे में लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर शरण मिलने से उनका जीवन बचाया जा सकता है। हर हाई राइज बिल्डिंग में आपात स्थिति से बचाव के लिए रिफ्यूज एरिया बनाने का प्रावधान है। कई बार देखने में आता है कि डेवलपर परमिशन लेने के लिए बिल्डिंग के एक बड़े स्पेस को रिफ्यूज एरिया के तौर पर दिखाते हैं, लेकिन बाद में उसे बिल्डिंग में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को बेच देते हैं। रिफ्यूज एरिया बायलॉज। नई गाइडलाइंस के अनुसार हाई राइज बिल्डिंग में 24 मीटर की ऊंचाई के बाद हर 7वें फ्लोर पर रिफ्यूज एरिया होना चाहिए। अगर इमारत 30 मीटर से ज्यादा ऊंची है तो पहला रिफ्यूज एरिया 24 मीटर की ऊंचाई पर चिन्हित होना चाहिए। इसके बाद हर 7वीं मंजिल पर इसी आकार का रिफ्यूज एरिया होना चाहिए। फ्लोर एरिया कैलकुलेशन।
रिफ्यूज एरिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने रिफ्यूज एरिया के फ्लोर एरिया की गणना के लिए साफ साफ दिशा निर्देश दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक रिफ्यूज एरिया बसावट लायक फ्लोर एरिया के 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस फ्लोर एरिया की गणना FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स के तौर पर नहीं की जानी चाहिए। ऑप्शनल रिफ्यूज एरिया 70 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारतों के लिए ऑप्शनल रिफ्यूज एरिया की व्यवस्था दी गई है। इस हिस्से की मिनिमम चौड़ाई 3 मीटर होनी चाहिए। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर होना चाहिए और कमर्शियल बिल्डिंग में 15 मीटर। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ये जगह साफ साफ चिन्हित होनी चाहिए। ये जगह लिफ्ट और सीढ़ियों के रास्ते में नहीं होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में यहाँ स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था की जा सके। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। तो रिफ्यूज एरिया होता क्या है और कितना अहम होता है, ये हम जानकारी आपको देंगे। रितु सिंह जी हमारे साथ लगातार बने। रितु सिंह जी, अमूमन जो डेवलपर्स हैं वो बनाते तो हैं इस एरिया को, लेकिन या तो बेच देते हैं या फिर वो एरिया ऐसा रहता है कि वो अपने लिए खुद इस्तेमाल करते हैं। तो कितना अहम है ये रिफ्यूज एरिया और क्यों नहीं ये नोटिफाई हो पाता है कि किसने रिफ्यूज एरिया बनाया या नहीं बनाया, बेचा या नहीं बेचा? विकास जी, वैसे तो गवर्नमेंट ने 1992 में ही ये रूल लॉ लगाया था कि हर एक हाई राइज बिल्डिंग जो 24 मीटर से ऊंची है उसमें एक 7th फ्लोर पे आपका एक रिफ्यूज एरिया होना जरूरी है। लेकिन इनमें जो है बिल्डर्स क्या करते हैं कि ये रिफ्यूज एरिया के नाम पे वो एरिया पास तो करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब बिल्डिंग बन जाती है तो वो उस एरिया को एक्स्ट्रा सेल कर देते हैं, उनको जो भी उस एरिया को भी सेल कर देते हैं। लेकिन इसमें मैं मानूंगी कि सारी गलती बिल्डर्स की नहीं है, क्योंकि आज के कंज्यूमर और बायर्स जिस तरह से इंटरनेट पे और हर जगह हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो जब भी कोई बायर या कंज्यूमर कोई अपना घर लेने जाता है तो उसको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, उसको भी ये चीज इंक्वायर करनी चाहिए कि क्या उस बिल्डिंग में रिफ्यूज एरिया है कि नहीं है। उसे अपनी इस ऑप्शन को भी अपने प्रेफरेंस में रखना चाहिए, क्योंकि रिफ्यूज एरिया आफ्टर ऑल बिल्डर के काम नहीं आना है। उस बिल्डिंग में अगर कभी भी कुछ फायर या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो वहां के रहने वाले लोगों के काम ही आएगा। लेकिन आप बहुत सी बिल्डिंग्स में आप ये भी देखेंगे कि बिल्डर ने अगर उसको सेल नहीं भी किया है तो भी वहां पे रहने वाले लोग उसको पार्टी और फंक्शंस के लिए उस एरिया को यूज करते हैं, वो उनकी अहमियत को नहीं समझते। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सा इस फील्ड में अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को इसको चीज को और बताएं कि रिफ्यूज एरिया कितना इंपॉर्टेंट है और वो उनके खुद के लिए है, ताकि बिल्डर्स जो हैं अगर रिफ्यूज एरिया अपनी बिल्डिंग में पहले तो बनाना शुरू करें और बना रहे हैं तो फिर उसको सेल करने की हिम्मत ना करें। इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है। और अमूमन ये हो रहा है रितु जी कि ज्यादातर तो रिफ्यूज एरिया बनाते ही नहीं है बिल्डर, तो क्या इसमें आपको लगता है कि अथॉरिटी की ढिलाई है, इस तरफ ध्यान नहीं दे पाती है, क्योंकि ये एक सेफ्टी के लिहाज से बहुत अहम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास जी। हाई राइज बिल्डिंग देखिए वैसे ही अपने आप में ऐसी चीज है कि हाई राइज बिल्डिंग में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फायर ब्रिगेड वाले या इमरजेंसी में बचाव करने वाले ऊपर की मंजिलों में पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो हाई राइज बिल्डिंग में गवर्नमेंट को ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि बिल्डर ने रिफ्यूज एरिया बनाया है कि नहीं, अगर उसने बनाया है तो वो खाली है कि नहीं, क्योंकि उस एरिया पे आप रूल के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते, वो एरिया बिल्कुल खाली रहेगा ताकि कभी फ्यूचर में कोई आपदा आए, कोई इमरजेंसी हो तो उसको यूज किया जा सके। तो इसमें जरूर अथॉरिटी को स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल लाने चाहिए। उन्होंने रूल लॉ बना दिया है, लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि वो बिल्डर फॉलो कर रहा है कि नहीं। और अगर बायर और कंज्यूमर भी इस चीज को अहमियत देगा, बिल्डर को लगेगा कि नहीं अगर मैंने रिफ्यूज एरिया नहीं बनाया है तो मेरी प्रॉपर्टी बिकने में दिक्कत होगी, तो बिल्डर भी जो है इस चीज को स्टेप लेगा और जरूर रिफ्यूज एरिया को बना के उसको एज इट इज उसी पर्पस के लिए रखेगा। जी, अमूमन एक चीज और भी है कि अगर बिल्डर बताता है किसी भी बायर को देखिए रिफ्यूज एरिया है, उसने दिखा दिया और उसके बाद लोगों को पोजीशन मिल गया और फिर बिल्डर अगर उस एरिया का इस्तेमाल करता है या बेचता है, कुछ भी करता है, तो फिर किस तरीके से जो बायर हैं वो बिल्डर के खिलाफ, डेवलपर के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अहम उनके लिए ये बात है ना कि बिल्डर के लिए। देखिए हमारे थोड़ा सा ये हमारी इंडियन उसमें ही आईनी है कि अभी रियल स्टेट के लिए कोई भी रेगुलेटर नहीं है, कोई रेगुलेशन इस तरह का नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जहां पे आप डायरेक्ट जाकर कोई अपनी इस तरह की कार्रवाई के लिए जा सकते हो। लेकिन फिर भी क्रेडाई और NAR दो ऐसी एजेंसीज हैं जहां पर अगर कंज्यूमर या बायर ये देखता है कि हमारे बिल्डर ने जो रिफ्यूज एरिया बनाया था उसको उसने सेल कर दिया या वो स्टोरेज के काम आ रहा है या वो किसी पार्टी फंक्शन के काम आ रहा है, तो वो इस चीज को कंप्लेन कर सकते हैं वहां पर, या वो अपने लोकल उस पर भी जो अथॉरिटी है वहां पे भी कंप्लेन करके बिल्डर के अगेंस्ट पे एक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरत कंज्यूमर के अवेयरनेस की है, कंज्यूमर के
उसकी है कि वो कितना बढ़कर इस चीज को समझे कि रिफ्यूज एरिया उसकी खुद की सेफ्टी के लिए है। बिल्डर अपना प्रॉफिट मार्जिन देखता है, बिल्डर ने मकान बना दिया, प्रोजेक्ट बना दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। लेकिन उसके बाद कंज्यूमर, उसमें रहने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि वो रिफ्यूज एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है। तो हमेशा जो है आपको खुद सचेत रहना पड़ेगा, खुद केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो चीज आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है उसका सही यूज होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें और बिल्डर के अगेंस्ट में कोई एक्शन करवाएं। बिल्कुल, तो ये अथॉरिटी की भी भूमिका है और कम से कम डेवलपर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी की जो रिफ्यूज एरिया है उसको कम से कम ना बेचे। लेकिन होता ऐसा नहीं है। ऋतु जी, एक बार हम अपने दर्शकों को फिर ये बताना चाहते हैं कि कितना ये अहम एरिया होता है, ये पूरी बिल्डिंग के लिए कितना अहम होता है, या फिर उस फ्लोर पर रहने वाले लोगों के लिए कितना अहम होता है, हाई राइज बिल्डिंग्स में खासतौर पर, ताकि कम से कम लोग जागरूक हो सकें और जब भी वो फ्लैट बुक कराएं या देखें तो कम से कम रिफ्यूज एरिया के बारे में वो जानकारी लें या बिल्डर से पूछताछ करें। आजकल हम डेली अक्सर ये न्यूज़पेपर्स में या उसमें न्यूज़ में देखते आए हैं कि हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गई, कोई इमरजेंसी हो गई और ऊपर के फ्लोर्स पे बचावकर्ता पहुंच ही नहीं पाए। तो जो रिफ्यूज एरिया का पर्पस ये कि अगर 24 मीटर की ऊंचाई की जो भी बिल्डिंग है वहां पे 7th फ्लोर पे एक रिफ्यूज एरिया 4% उस हैबिटेबल एरिया के 4% के बराबर का एरिया जो है उसे रिफ्यूज एरिया की तरह छोड़ना चाहिए। अगर बिल्डिंग 30 मीटर से ऊपर है तो हर 7th फ्लोर के बाद एक रिफ्यूज एरिया होना चाहिए। तो ये रिफ्यूज एरिया का पर्पस ये होता है कि सपोज मान लीजिए कोई इमरजेंसी आपकी बिल्डिंग में हो गई, फायर का कोई काम हो गया, तो जब तक आपका फायर ब्रिगेड नहीं आ रही तब तक वो बिल्डिंग के लोग जो हैं उस रिफ्यूज एरिया में जाके शेल्टर ले सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि उनके लिए कोई हेल्प आ जाए। वहां पे वो एरिया इस तरह से बनाया जाता है, 7th फ्लोर का मार्क इसलिए रखा जाता है कि फायर ब्रिगेड वहां पे इजिली पहुंच के लोगों को वहां से निकाल सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी रिफ्यूज एरिया जो है एक सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर जब भी कोई ऐसी आपदा आए तो उसको तब भी हम लास्ट ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि उसके पहले आपको ये जरूर कोशिश कर लेनी चाहिए कि शायद कोई और रास्ते से आप बाहर निकल सके, क्योंकि बिल्डिंग से बाहर निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी रिफ्यूज एरिया बहुत जरूरी है, अहम है। और जो अहम जानकारी आपने दी हमारे बायर्स को, लोगों को, वो बहुत अहम है और वो कम से कम अब इस बात पर नोटिस कर पाएंगे कि रिफ्यूज एरिया बिल्डिंग में है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु सिंह जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। और अब देखते हैं प्रॉपर्टी जगत की कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। नोएडा के करीब 8,841 फ्लैटों और 630 दुकानों पर सीलिंग की तलवार लटक गई है। नोएडा प्राधिकरण से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद रजिस्ट्री ना कराने पर स्टाम्प विभाग की तरफ से 11 बिल्डरों को नोटिस जारी करके 1 सप्ताह का समय दिया गया और इसके बाद सील करने और बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। दरअसल ओखला पक्षी विहार प्रकरण सुलझने के बाद बिल्डरों ने नोएडा प्राधिकरण से कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया और रजिस्ट्री कराए बिना ही खरीदारों को रहने के लिए फ्लैट दे दिया है। ग्रेटर नोएडा में बकाया न चुकाने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने म्यू2 में यूनिटेक को आवंटित 100 एकड़ के प्रोजेक्ट का आवंटन रद्द कर दिया, जिसके बाद सैकड़ों लोगों की आशाने का सपना टूट गया है। यूनिटेक बिल्डर ने प्राधिकरण को जमीन के बकाये की किश्तें जमा नहीं की। यूनिटेक बिल्डर पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का कुल 1054 करोड़ बकाया है। प्राधिकरण ने कई बार बिल्डर को बकाया चुकाने संबंधी नोटिस भेजा, लेकिन यूनिटेक बिल्डर ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। यूनिटेक बिल्डर को मिली जमीन के कैंसिलेशन ने उन 354 लोगों के आशियाने के सपने को तोड़ दिया, जिन्होंने उस जमीन पर यूनिटेक द्वारा बनाए जाने वाले तथाकथित प्रोजेक्ट में बुकिंग की थी। रियल्टी पोर्टल हाउसिंग.com ने इस फेस्टिव सीजन में 1 लाख से अधिक फ्लैट बेचे हैं, जिनकी कुल कीमत 250 करोड़ रुपए थी। पोर्टल पर 60,000 से अधिक लोगों ने घर बुक कराए। कंपनी के पोर्टल पर दिवाली सेल में 10 लाख रुपए से लेकर 25 करोड़ तक फ्लैट ऑफर किए गए थे। कंपनी ने इस दौरान फ्लैट खरीदने वालों को काफी अच्छा डिस्काउंट और गिफ्ट भी दिए थे। कंपनी ने जो फ्लैट बेचे उनका एवरेज प्राइस 80 लाख रुपए के आसपास है। कंपनी के सेल में देश के नामी 150 बिल्डर से जुड़े थे, जिनमें प्रेस्टीज ग्रुप, गोदरेज, हीरानंदिनी, इसके अलावा रुस्तम जी, महिंद्रा, एटीएस, जेपी ग्रीन्स, कल्पतरू, डीबी रियल्टी, रेडियस, निर्मल लाइफस्टाइल प्रमुख है। केंद्र सरकार मकान मालिक और किराएदार दोनों को फायदा पहुंचाने के लिए नई पॉलिसी पर काम कर रही है। रेंटल हाउसिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट के तहत अब मकान मालिक अपनी मर्जी से मकान का किराया तय नहीं कर पाएंगे। वहीं मकान मालिक को किराए पर अपना घर देने पर कमर्शियल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, सरकार मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले झगड़ों को निपटाने के लिए भी कदम उठाने जा रही है। रेंटल हाउसिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट में इन प्रस्तावों को शामिल किया गया। और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में इतना ही।